गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान के टेस्ट ले कर रहे हैं और इसके पहले पिछले वीडियो में हमने टेस्ट नंबर 1 किया था। आज टेस्ट नंबर 2 का नंबर है। लेकिन पिछले पिछले टेस्ट में कुछ ही बच्चों ने अपने कमेंट में अपने नंबर लिखे थे। इस बार आपसे अनुरोध है कि आपके जो भी नंबर हों, चाहे 0 हो चाहे वो 15 हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में अपना नंबर ज़रूर लिखें कि आपका कितना सही है कितना गलत है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, प्लस आपको भी ये पता रहेगा कि आपने कहाँ से शुरुआत की है। और कल जब आपके नंबर सुधर जाएंगे तो आप भी बता सकते हो कि आपने कितना सही किया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना नंबर ज़रूर लिखें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से लगभग हम लोग 50 टेस्ट लगाएंगे और 500 से ज़्यादा भौतिक के क्वेश्चन कवर करेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बात बताना भूल गए थे कि अगर आपके नंबर 12 से 15 के बीच में आते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके नंबर 8 से 12 के बीच में आते हैं तो तब भी समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके नंबर 5 से 8 के बीच में आते हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है और 8 से 12 के या फिर 12 से 15 की कैटेगरी में आना ज़रूरी है। नहीं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा गलत हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांच में पानी जमने से कांच टूट जाता है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि कांच में पानी जमने से कांच टूट जाता है, क्यों? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पानी जमने पर फैलता है। आप किसी बोतल में पानी लेकर रख दीजिए और उसके बाद ढक्कन उसका बंद कर दीजिए, तो वो जब पानी जब बर्फ़ बनेगा तो बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, तो वो बर्फ़ फैलने की कोशिश करेगा और अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो कांच को तोड़ देगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 लीटर पानी जब बर्फ़ बनता है तो पानी से ज़्यादा जितना जगह पानी लिया है उससे ज़्यादा जगह बर्फ़ ढूंढता है। अतः बर्फ़ को जगह नहीं मिलने पर बर्फ़ चीज़ों को तोड़ देता है। तो पानी जमने पर फैलता है, इसलिए कांच को वो तोड़ देता है। ऑप्शन ए सही है। आशा करते हैं कि आप सही आंसर लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऑप्शन देखिए। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ का घनत्व अधिक होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है। सोचिए। चलिए, यहाँ पर आंसर है, बर्फ में घर्षण कम होता है। दरअसल घर्षण दो खांचों की तरह काम करता है। जैसे ये ज़मीन का खांचा है और ये वाला खांचा आपके पैरों के चप्पल का है या फिर हाथ पैर का है। ये दोनों खांचे आपस में जब फंसते हैं तो एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं, अतः हम आसानी से चल पाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के बीच में कुछ लुब्रिकेंट जैसे ग्रीस डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, तो ये क्या होते हैं, खांचे स्मूथ हो जाते हैं और आदमी फिसलने लगता है। यही कारण है जब हम केले पे पैर रखते हैं तो केले के नीचे का पार्ट जो बड़ा लिसा होता है वो फिसल जाता है। दूसरी बात, जब बर्फ पर हम पैर रखते हैं तो बर्फ में भी खांचे छोटे छोटे बने रहते हैं, हमारे पैर के खांचे आपस में फंस जाते हैं। लेकिन बर्फ जितने पे पिघलता है, जितने पे जमता है, उसी पे पिघलता रहता है, तो उसके खांचों में पानी भरा रहता है। अतः जैसे हम पैर रखकर आगे चलने की कोशिश करते हैं वो स्मूथली उस खांचे से निकल जाता है, अतः हम फिसल जाते हैं। तो बर्फ में घर्षण कम हो जाता है। घर्षण की वजह से हम पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं और घर्षण की वजह से हमें बर्फ पर चलने में मुश्किल होती है। घर्षण कम होने की वजह से ही केले के छिलके पे पैर रखा हुआ आदमी फिसल कर गिर जाता है। घर्षण कम होने की वजह से गीली मिट्टी पे लोग फिसल जाते हैं, तो घर्षण की वजह है। ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आंसर डी सही है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होता है? ऑप्शंस हैं, जब नदी में कोई जहाज चल रहा है अगर उसे समुद्र में ले जाओ तो क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है, जहाज का स्तर पहले जितना होगा, जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा, जहाज थोड़ा नीचे आ जाएगा, वह जहाज के भार पर निर्भर करेगा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। जहाज थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी नदी
किसी नदी का जो जल होता है और समुद्र का जल होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। नदी का जल पतला होता है समुद्र के जल की तुलना में, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिसमें लवण ज़्यादा होते हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है। जिसमें घनत्व ज़्यादा होता है उसमें तैरना, उसमें चलना आसान होता है। यही कारण है कि नदी में जहाज़ अगर चल रहा है, अगर वो समुद्र में आएगा तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अगर इसी के विपरीत अगर क्वेश्चन बने कि समुद्र में जहाज़ चल रहा है, अगर वो नदी में जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, याद रखिएगा। इसका ये इसलिए होता है क्योंकि घनत्व पर डिपेंड करता है, जहाज के भार पर डिपेंड नहीं करता है। यही एक चीज़ और यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है, कई बार आप देखे होंगे, का पेपर दिए होंगे, क्वेश्चन ये बनता है कि नदियों में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का घनत्व अधिक होता है, समुद्र का जल मोटा होता है, और मोटे जल में तैरना आसान होता है। आप सिंपल सा सोचो कि आपको मिट्टी के तेल में तैरना हो और आपको पानी में तैरना हो, तो आप पानी में आसानी से तैर लोगे, क्योंकि मिट्टी का तेल पानी की तुलना में काफ़ी पतला होता है और पतली चीज़ों में तैरना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ आंसर बी सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए यहाँ दिया था, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे की जो कील होती है वो पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन सुनिए आप। ऑप्शन है, पारा पानी की तुलना में अधिक रासायनिक अपक्रिया करता है। ऑप्शन बी है, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन सी है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारा से कम होता है। ऑप्शन डी है, पारा पानी से भारी होता है। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर सी सही है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़, जैसे पानी है, मान लीजिए ये पानी है, अगर किसी भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो पानी में कभी नहीं डूबेगा। अगर उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो पानी में डूब जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो लोहा पानी में डूब जाएगा, लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है अतः पारे में नहीं डूबेगा। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है, जिसका घनत्व कम होता है वो नहीं डूबता है। अब घनत्व क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा, ऊंचा एक वस्तु है, एक डिब्बा है, उसमें अणुओं की संख्या 20 है, मान लो 100 है, और उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा एक दूसरा डिब्बा है, उसमें अणुओं की संख्या 1000 है। तो किसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा है? जिसमें 1000 है। इसमें 1000 है, उसमें क्या हुआ कि एक निश्चित क्षेत्र में अणुओं का संख्या ज़्यादा आता है, उसका घनत्व अधिक है, और इसमें एक निश्चित क्षेत्र में अणुओं की संख्या कम थी होता है, उसका घनत्व कम है। तो जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसका घनत्व अधिक होगा, तो वो ज़्यादा भारी होगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया था। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन है कि किस ताप पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह क्वेश्चन पूछ रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सोचिए, चलिए देखते हैं आंसर। आंसर बी सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व मतलब पानी में अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा पास पास होगी, किस ताप पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घनत्व तो अभी आपको समझा ही दिए हैं। ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? ऑप्शंस देखिए। आयतन नहीं बदलेगा, भार नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, घनत्व तो नहीं बदलेगा। सोचिए, चलिए बता देते हैं आंसर आपको। घनत्व तो नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए ये एक छड़ है, अब इसका अगर आयतन निकालेंगे लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, तो आयतन तो अगर आप काट देंगे तो आयतन बदल जाएगा। इसका आयतन कुछ और आएगा, इसका आयतन कुछ और आएगा। आप काट देंगे तो जैसे मान लीजिए 1 kg 2 kg का था, जब काट देंगे तो 1 kg का हो जाएगा, भार भी बदल जाएगा। द्रव्यमान 1 kg का है तो इसका भी द्रव्यमान अलग हो जाएगा, इसका द्रव्यमान अलग होगा। लेकिन घनत्व तो क्या बताए हैं कि यहाँ के एक छोटे से भाग को काट के निकालोगे, उसमें जो अणुओं की संख्या होगी, यहाँ के भी एक छोटे से भाग को काट के निकालोगे, उसमें जो अणुओं की संख्या होगी समान होगी, क्योंकि लोहा यहाँ से वहाँ तक पूरा लोहा है। अतः
घनत्व उसका नहीं बदलेगा। इंपॉर्टेंट है, आप पीछे अगर घनत्व समझे होंगे तो यहाँ पर घनत्व क्यों है ये आंसर आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आंसर डी से सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तैरती हुई बर्फ का कितना भाग पानी से ऊपर होता है? आप कभी, एक मिनट, आंसर पहले ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। कह रहा है कि जब बर्फ तैरती रहती है, मान लीजिए ग्लास है, इसमें जल है, आप इसमें बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो ऐसे ऊपर तैरता रहेगा, कुछ डूबा रहेगा कुछ तैरता रहेगा। कह रहा है कितना भाग पानी के ऊपर होता है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 1/9 भाग पानी के ऊपर होता है। किसी भी आप समुद्रों में आप देखते हो ग्लेशियर तैरते रहते हैं, बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं समुद्रों में, तो उसमें जो भाग तैरता रहता है उसका 1/9 भाग पानी के ऊपर होता है, बाकी पानी के अंदर होता है। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी ये पूछता है कितना भाग पानी के ऊपर होता है, तो आंसर होगा 1/9, और कभी कभी ये पूछता है कितना भाग पानी के अंदर होगा, तो आप एक में से 1/9 घटाओगे तो 9 1 के 9 में से 1 जाएगा, 8/9 भाग पानी के अंदर होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। कितना भाग पानी के ऊपर होगा तो 1/9, कितना भाग पानी के अंदर होगा तो 8/9। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, क्यों? जब दो बर्फ के टुकड़ों को आप पकड़कर आपस में दबाओगे तो वो चिपक जाएंगे, क्यों? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी है, दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक मतलब पिघलना। ऑप्शन सी है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी है, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। जब आप दाब बढ़ाओगे, जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है और ये बर्फ का टुकड़ा है, आप इनको आपस में चिपका दो और दबा दो, दबाओगे तो ये पिघलना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दबाओगे तो दाब बढ़ाने पर इनका गलनांक घट जाता है, मतलब ये गलना कम कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ये सही था, देख लीजिए। हवाई जहाज में पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? आप पेन जो ज़मीन पर लिए रहते हो, वो आप जब हवाई जहाज में लेकर जाओगे तो उसकी स्याही बाहर आ जाती है, पूछ रहा है ऐसा क्यों? ऑप्शन है, वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में अधिकता के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर कोई मनुष्य है, इसके सर के ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से वायु भार पड़ रहा है, हवा का भार पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हवाई जहाज लगभग 20 से 22 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता है, जब आप 22 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो हवा का 22 किलोमीटर का भार तो खत्म हो जाएगा ना, तो वायु दाब कम हो जाता है। और वायु दाब में कमी के कारण जो स्याही पे ज़मीन पर, जैसे यहाँ पर स्याही पे दबाव था तो स्याही नींव की तरफ दबी थी, बाहर नहीं निकल रही थी यहाँ से। लेकिन जब आप ऊपर चले जाओगे तो वायु की दाब जो उस पर पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। जब वायु दाब नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, स्याही पेन से बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई पर पानी कम ताप पर उबलता है, क्यों? दरअसल क्वेश्चन ऐसे आता है, पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्यों? इसका दोनों का आंसर ये है। ऑप्शन पहले सुनिए। ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर हवाएं ठंडी होती हैं, हवा गर्म होती है। सोचिए, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। दरअसल स्थलीय क्षेत्रों में जो जल उबलता है, यहाँ पर जो जल उबलता है वो उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जल उबलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा का दाब 76 सेमी पारे के बराबर होता है, आप पढ़े हो। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा नीचे छूटती जाती है, तो हवा का दाब हमारे ऊपर कम होने लगता है। तो हवा का दाब जब कम होता है, जो पानी अभी यहाँ पर 100 डिग्री पे उबल रहा था वो 70 पे उबलेगा, और ऊपर चले जाएंगे तो 50 पर उबलेगा, और ऊपर चले जाएंगे 40 पर उबलेगा। अब 40 डिग्री पे कोई पानी उबलेगा तो कोई चीज़ उसमें पकेगी। आप और ऊपर चले जाओ तो 10 डिग्री पे उबलेगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी एकदम ठंडा होता है। अतः आप कह सकते हो कि ऊपर जाने पर पानी जल्दी उबलता है। इसका कारण क्या है कि वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है, क्यों?
क्योंकि जब हम ज़मीन पर खाना बनाते हैं तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो खाना अच्छे से पक जाता है। लेकिन जब हम पहाड़ों पर खाना बनाते हैं तो पानी 70 डिग्री पे उबलने लगता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो पानी 100 पे उबलता था, खाना अच्छे से पकता था, वही पानी अब 70 पे उबल रहा है तो खाना क्यों पकेगा? खाना को तो पकने के लिए 100 डिग्री तापमान चाहिए था और पानी 70 पे उबल गया। अतः पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। अतः पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए नमक मिला देते हैं ताकि पानी देर में उबले। इसलिए पहाड़ों पर जब खाना बनाते हैं तो पानी में पहले नमक मिला देते हैं। हालांकि वो बाद का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर था वो आप याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब होता है। आप साबुन का बुलबुला देखे होंगे, ऐसे गोला सा होता है। बाहर से का वायु दाब होता ही है, बाहर से वायु इस पर, हवा इस पर दाब डालती है, लेकिन इसके अंदर से भी दाब पड़ता है। यह दाब कितना होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब का आधा। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। पानी के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब जो बाहर से लग रहा है उसकी तुलना में जो अंदर से वायु दाब पड़ रहा है बुलबुले में, तभी तो बुलबुला फूला है। आप गुब्बारा फुलाते हो तो अंदर से हवा दाब डालती है, तभी तो गुब्बारा फूला रहता है। वैसे ही पानी का बुलबुला जो होता है उसमें भी जो ये बनता है गुब्बारे जैसा, इसमें जो अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी जिसे बैरोमीटर आप बोलते हो कि रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो इससे क्या पता चलेगा? मान लो इसका जो बता रहा है पाठ्यांक, जो बता रहा है 76 सेंटीग्रेड, मान लो अभी 60 बताने लगे, अचानक से गिर जाए 60 बताने लगे, तो क्या पता चलेगा इससे? ऑप्शन ए है स्थिर तथा शांत मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम, तूफानी मौसम। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगर अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो समझ लो तूफान आने वाला है। याद रखिएगा, तूफान आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे, पाठ्यांक अचानक से गिरे तो क्या होता है? तो अगर अचानक से पाठ्यांक रीडिंग नीचे गिर रही है तो समझ लीजिएगा कि तूफान आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? जब कुकर में खाना पकाया जाता है तो जल्दी पक जाता है क्यों? ऑप्शन सुनिए आप। ऑप्शंस हैं, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलता है, अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है, पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, उष्मा की मात्रा अधिक होती है, और ऑप्शन डी है कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होते हैं। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। यहां पर आंसर बी सही है। यहां पर आंसर बी सही है। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है, मतलब कि कुकर के अंदर दाब इतना ज़्यादा होता है कि पानी जल्दी उबलता ही नहीं, और जब पानी उबलेगा नहीं तो पानी गर्म होगा, क्योंकि अगर पानी जल्दी उबल जाएगा तो पानी कम गर्मी पर ही उबल जाएगा, कम गर्मी पर उबलेगा तो खाना कहाँ पक पाएगा? पानी बहुत ज़्यादा गर्म होकर उबले तब जाकर खाना अच्छे से पकता है। तो कुकर के अंदर वायु प्रेशर आप जानते हो कि सीटी जो होती है दाब की वजह से सीटी देती है, तो अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है, इसलिए कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी सही था, देख लीजिए। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? ऑप्शन हैं, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। हमने आपको बताया जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायु का प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। अब गुब्बारे में तो अंदर जो हाइड्रोजन भरा है उसका दाब तो वही है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाएगा ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, अंदर का प्रेशर सॉरी ऊपर से दाब कम होता जाएगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और अधिक ऊंचाई पर जाकर वो गुब्बारा फट जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है और अंदर गुब्बारे का दाब वही है, इसीलिए वायु दाब कम होने की वजह से गुब्बारा फट जाता है।
यही चीज़ आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, वो हमारे अंदर जो खून का प्रेशर है वही रहता है, और हमारे ऊपर जो हवा का दाब है वो भी बराबर रहता है। इसीलिए ये हवा का दाब हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर हवा का दाब कम हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर तो वही रहता है, इसीलिए हमारे नाक से खून बाहर आ जाता है। हालांकि इसे बायोलॉजी में हम समझ लेंगे, बायोलॉजी की वीडियो में इसी समझाई गई है। अब बायोलॉजी का वीडियो देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डी सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? ऑप्शंस है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। सोचिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन जो है जुड़ जुड़ कर हीलियम बनता है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और बहुत अधिक ताप पर ऐसा होता है, इसलिए संलयन मतलब जुड़ाव हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बन रहे हैं, अतः जुड़ाव हो रहा है, अतः इसे नाभिकीय संलयन अपक्रिया बोलेंगे। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अपक्रिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अब तो सेल वाली घड़ी आने लगी है, पहले जो चाबी वाली घड़ी आती थी उसमें कौन सी ऊर्जा होती थी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है। आप दरअसल जब आप चाबी भरते हो तो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग होती है, उसको दबा दिए, जैसे स्प्रिंग है ये फैली है। अब यहाँ पे मोटी सी चाबी लगा दें और इसको अगर ऐंठेंगे तो ये दबते 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 स्थिति ऐसी हो जाएगी, मतलब ये एक ही जगह सिकुड़ जाएगी। अब ये धीरे 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 खुल के फिर यहाँ तक आएगी, तो इसको खुल के आने में टाइम लगता था, तो इसी दौरान घड़ी के कांटे भी चलते रहते थे, तो इससे घड़ी चलती थी। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती थी? स्थितिज ऊर्जा होती थी। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे। अगर अच्छे कम जितने भी आए हों, अगर नहीं अच्छे आए होंगे तो आप सुधारिएगा कि अगले टेस्ट में, जो कि अगली बार कल अपलोड होगा, उसमें अच्छे नंबर कीजिएगा। और इस तरह हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और आपके फिजिक्स के वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस इसको डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपके नंबर धीरे धीरे सुधरने लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।